तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा यहाँ पर कि सर, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास त्रिभुज रहे समबाहु, ठीक है, कौन सा त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज यहाँ पर लिख भी देते हैं। अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज रहे और इस समबाहु त्रिभुज में कुछ इस तरीके से आपसे पूछे, एक पूछे अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक तो आपसे ये पूछ ले कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दूसरा आपसे ये पूछ ले कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा क्या है, एक तरीके का समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी, ठीक है। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, ए बी और सी। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम अंदर की तरफ ऐसे वृत्त बना देते हैं इस तरीके से, अगर हम अंदर की तरफ वृत्त बनाते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर अंतःवृत्त। इसको क्या बोल देंगे, अंतःवृत्त बोल देंगे। और अगर हम लोग यहीं पर एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं और इस समबाहु त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ए, यहाँ ई एफ सी रख देते हैं, ई एफ और सी ऐसे रख दें तो, और इसके बाहर ऐसे, इसके बाहर अगर हम इस तरीके से एक सर्कल खींचें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जो इसके तीनों शीर्षों को छू कर जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतःवृत्त और ये हो गया परिवृत्त। इसका भी केंद्र यहाँ पर ओ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें ऐसे, तो ये है आपका आर, ठीक है, ये आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या है। और अगर हम इसको यहाँ से मिला दें इस तरीके से, तो ये हमारा परिवृत्त की त्रिज्या है। आप यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ मिला सकते हो, क्योंकि आप जानते हो वृत्त की त्रिज्या हर जगह समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या है और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, जबकि हमने ये माना कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपका ए है, तो ये भी आपका ए ही होगा, क्योंकि आप जानते हो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, और अगर हम कोण की बात करें तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। चूंकि यहाँ पर हम कोण से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, वो ज्यामिति का चैप्टर हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग वहाँ पर कोण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल भुजा पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो फार्मूला निकल कर आता है, इसके लिए आपको फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर हम आपसे कहें कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जबकि समबाहु त्रिभुज में ये अंतःवृत्त बन रहा है, तो आप सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिएगा, a बटा 2 अंडर रूट में 3। अब ये a क्या है, a है समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो अगर हम देखें अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर, ये हो जाएगा आपका a बटा यहाँ पर 2 अंडर रूट 3। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बोलें परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर r बराबर a बटा के अंडर रूट में 3। यानी परिवृत्त की त्रिज्या में
यहाँ पर केवल बटा √3 लगेगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या में 2/√3 लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो फार्मूले थे, आप एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई भी ट्रिक नहीं है कि आप इसको ट्रिक से याद कर पाओ या कुछ कर पाओ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया और अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो कुछ भी कर लीजिए, वो प्रश्न लगने वाला नहीं है। भले आपको कोई कह दे कि ये ट्रिक याद कर लो, वो ट्रिक याद कर लो, पेपर में सारे ट्रिक भूल जाते हो आप खुद आजमा कर देखिए। आप कोई ट्रिक याद किए हो, ठीक है, और पेपर में बैठे हो, उस ट्रिक का कितना प्रतिशत आपको काम दिया है, आप अपने आप से पूछो, पता चल जाएगा कि ट्रिक सही होता है कि जो तरीका हम बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं वो सही होता है। तो हमारे हिसाब से जो तरीका हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं वही तरीका हमारे लिए बेस्ट होता है और वही हमारा अंतिम समय में काम देता है। क्योंकि सारे ट्रिक घबराहट के मारा पेपर में भूल जाते हैं जब वहाँ पर टाइमर चलने लगता है, क्योंकि जब टाइमर चलता है और हमारी नज़र टाइमर पर जाती है और हमारे पास समय नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तब वहाँ पर हमारे अंदर घबराहट उत्पन्न होती है कि हम अब क्या करें, क्वेश्चन छोड़ें, सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं तो समय ज़्यादा जाएगा, छोड़ते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, तो कैसे करें। और यही दुविधा सोचते सोचते आपका समय और तेज़ी से बीतने लगता है और बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देता है वो। ठीक है, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस करके आप जाइए, तब जाकर आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला है, हमने फार्मूला आपको समझा दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला और आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर, हालांकि उसको हम बाद में बताने वाले थे बट हम अभी बता देते हैं। मान लीजिए कि आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है h, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई से मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये समबाहु त्रिभुज की क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता रहे, चाहे परिवृत्त वाले में चाहे अंतःवृत्त वाले में, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस वाले को समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जब दिया हो और परिवृत्त की त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे, तो उसको जब सवाल आएगा तो हम वहां पर और अच्छे से लेकर समझाएंगे। फिलहाल इन दो क्वेश्चन पर या इन दो फार्मूलों पर फोकस करिए और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसको हम तब बताएंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सामने आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सामने रहेगा और बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको यहीं पे रोक रहे हैं। फिलहाल इन दोनों फार्मूलों पर हम लोग क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर हम लोग अब लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम आपको चित्र बना के समझाएं तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसका ये अंतःवृत्त है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो जब तक इसकी त्रिज्या नहीं पता चलेगी तब तक आप इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जानते हो जो सर्कल का एरिया होता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो इसके लिए सबसे पहले आपको r पता करना पड़ेगा। यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर लंबी है, यानी भुजा की लंबाई यहाँ पर दे रखा है समबाहु त्रिभुज का। तो सबसे पहले इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या मानोगे आप, r मानोगे। तो यहाँ पर अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर देखें तो फार्मूला हमने आपको बताया a/2√3, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और अगर हम यहाँ पर r बराबर निकालें, a का मान कितना है 24,
बटे में हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3। तो 2 से 24 को काटोगे तो 12 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 3 का परिमेयीकरण कर दें तो r बराबर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 12 बटा अंडर रूट 3 तो है ही है, अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा अंडर रूट 3 का नीचे गुणा। ये हो जाएगा r बराबर 12 अंडर रूट 3 बटा 3। तो 3 चौक 12 यानी r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3। तो r की वैल्यू कितना आ गया, 4 अंडर रूट 3 आ गया। तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की मदद से इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई का मान पाई ही रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है वो पाई में ही आया है। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या रखोगे आप, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुणित 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो मतलब बचेगा 3। तो 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48। तो ए बराबर ये हो जाएगा 16 तियाँ 48 पाई। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एकदम डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो हमने त्रिज्या यहाँ पर 1 2 3 स्टेप करके लिखा है, आप केवल और केवल मुँह ज़बानी ऐसे बता सकते हो कि हाँ इसकी त्रिज्या तो यही आएगी, ठीक है, और फार्मूला पे रख के डायरेक्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हो। देखिए ये सब सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं कि आप जल्दी कर लोगे और अच्छे से कर लोगे, ये प्रैक्टिस करने पर आएगा, हमारे कहने पर या आपके कहने पर नहीं आएगा। ये सत्य बात है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे देखो तभी मैथ में आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भले आपको सवाल आता रहे बट पेपर में आपका समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा। और आजकल का जो पेपर है उसमें सबसे बड़ा खेल जो होता है वो समय का होता है, क्योंकि आज के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सारी चीज़ आ रही हैं। पहले कैसे होते थे कि हमको नहीं आ रहा तो जिनको आ रहा वो आगे निकल जाते थे, आज सबको सब कुछ आ रहा है। तो सबको जब सब कुछ आ रहा है तो समय का खेल उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर देता है, क्योंकि जिनको कम समय में ज़्यादा आ रहा है वही आज के मतलब कि समय में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और जिनको आ रहा है बट समय के हिसाब से नहीं आ रहा वो कहीं ना कहीं छंटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। इसको पढ़ के फिर प्रैक्टिस करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बुक अपने पास रखिए। नहीं आ रहा है चीज़ों को, जैसे कि टेस्ट होता है टेस्ट दीजिए, सारी चीज़ें करते रहेंगे तो आपको मैथ बड़ा इजी लगने लगेगा। मैथ इतना कठिन नहीं है जितना लोग बना देते हैं, बट प्रैक्टिस हम कह रहे हैं कि आपको बार बार करनी चाहिए। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग दूसरा आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ऐसे। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका अंतःवृत्त हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। इस अंतःवृत्त का ये मान लेते हैं केंद्र है। इसका जो क्षेत्रफल दिया है, यानी ये जो आपका वृत्त है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख भी देते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है आपका 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 462 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यानी अगर हम देखें तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा ए मानेंगे तो तीनों भुजा क्या होगा, ए ही होगा। और ये होगा आपका यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 462, पाई का मान 22/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर 462। तो 22 से काटिए
22 दूना 44, फिर 22 से कम 22, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 21, और ये जो बटा में 7 है तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 21 गुणे 7। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो आर बराबर देखिए, अगर हम 21 को लिखना चाहें तो 7 त्रिक 21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो 7 है, 7 त्रिक 21 ये वाला हो गया, और ये जो 7 है इसमें देखेंगे तो 7 का देखिए जोड़ा बन रहा है, और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 अंडर रूट में 3। अब आर की वैल्यू पता चल सकी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये अंतःवृत्त है, और जब ये अंतःवृत्त है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या फार्मूला होता है, ए बटा 2 अंडर रूट में 3। तो आर की वैल्यू कितना है 7 अंडर रूट 3, और यहाँ पर ए बटा 2 अंडर रूट 3, तो 7 दूना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 14, और ये हो जाएगा आपका 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो 3 ही आएगा। तो ए बराबर देखिए 14 त्रिक हो गया 42, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा तो पता चल गई, कितना हो गया 42। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल पता करना हो, तो क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप वो होता है 3 गुणित भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणित भुजा होता है। तो यहाँ पर 3 गुणित भुजा, भुजा का मान है 42, तो 42 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 126। और अगर ये सेंटीमीटर में दिया था तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 126 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 126 लिखा हुआ है, और वही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत लंबा चौड़ा करवा रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट में बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम फाउंडेशन लेवल का आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं हम ये प्रैक्टिस करवा रहे होते तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने मन में ही हल करवाते आपको, और कहते डायरेक्ट आप परिमाप का फार्मूला लगाकर हल कर लीजिए। बट हम लोग शुरू से पढ़ा रहे मैथ आपको, तो शुरू से पढ़ाने का मतलब क्या होता है, जब आप शुरू से पढ़ते हो तो आपकी भी इच्छा होती है कि हम वो सारी चीज़ें जानें जो एकदम बेसिक लेवल की होती हैं, क्योंकि बेसिक लेवल से ही एडवांस लेवल बनता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार सीख जाओगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस सवाल का अगर हम उत्तर की बात करें तो हमारा आ गया है 126। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा आपके स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 अंडर रूट 3 है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपके पास अंतःवृत्त हो और जो त्रिभुज है आपका वो समबाहु है, तो अगर त्रिभुज समबाहु है, मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, तो तीनों भुजा ए होगा, इसका केंद्र यहाँ पर ओ है। ठीक है, अब इसका अंतःवृत्त खींच दिए, और इसके बाद अगर हम इसका ऐसे परिवृत्त खींच देते हैं, परिवृत्त खींच देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए हो गया आपका अंतःवृत्त और ये हो गया परिवृत्त। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगा अंतःवृत्त का, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली त्रिज्या हो जाएगा परिवृत्त का। तो अगर आपसे कोई पूछे या सवाल ही पूछे कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज में चाहे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हो चाहे तो परिवृत्त की त्रिज्या दिया हो, उसके बाद या ऊंचाई दिया हो, और आपसे पूछे कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, तो आप सिंपल सा जवाब याद रखिएगा 4:1, यानी परिवृत्त परिवृत्त का क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल,
यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात आता है वो आता है 4:1। 4:1 कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/1 या 4:1। इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में क्या होगा, जितने समय में आप सॉल्व करोगे उतने समय में ये फिक्स मान होता है, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ये तो हमने बता दिया कि आप याद कर लीजिए। आता कैसे, यहाँ पर देख लीजिए। अगर इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 4√3 और यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए, अगर ऊंचाई दिया हो समबाहु त्रिभुज का, भुजा न दिया हो, भुजा का भी निकालोगे तो यही आएगा। हालांकि इस सवाल में ऊंचाई दिया है तो हम लोग ऊंचाई से आपको समझाते हैं। अगर आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हो और आपसे पूछे परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या ऐसे पूछे परिवृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है 2/3 गुणित त्रिभुज की ऊंचाई। ये फार्मूला होता है आपका। हमने कहा था शुरू में ना कि अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो और आपसे पूछे परिवृत्त की त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो हमने आपको ये बताया कि देखिए जब सवाल आएगा तो हम सवाल के माध्यम से समझाएंगे। सवाल आ चुका है तो सवाल के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होता है 2/3 गुणित ऊंचाई। ऊंचाई किसकी? त्रिभुज की ऊंचाई। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो देखिए जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होता है 1/3 गुणित त्रिभुज की ऊंचाई। ये आपका यहाँ पर दोनों का फार्मूला हो गया, परिवृत्त की त्रिज्या का और अंतःवृत्त की त्रिज्या का। अगर हम लोग यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या को निकालें तो क्या होगा? 2/3 गुणित त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? 4/√3। इसको इतने पर रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें तो 1/3 गुणित त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई है 4/√3। इसको भी यही रहने देते हैं। अब देखिए अगर हम लोग परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो उसमें लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला ही। तो यहाँ पर अगर हम परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला निकालें, ये हो जाएगा πr², इसको 1 मान लेते हैं, बटे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr², इसको 2 मान लेते हैं पहचानने के लिए। तो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1 बटा r2 का इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है। अगर हम r1 की बात करें, r1 मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या है 2/3 गुणे 4√3, फिर बटा में अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 1/3 गुणित 4√3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 3 से 3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 4√3 से 4√3 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 2/1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर बचा है 2 और नीचे यहाँ पर 1, तो 2/1 का स्क्वायर। तो 2/1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4:1। हमने आपको शुरू में ही यहाँ पर देखिए बता दिया था किसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:1। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लगाकर भी आपको सिद्ध करवा दिया या बता दिया कि इसका अनुपात कितना आएगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4:1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर तो हमने ऊंचाई पर लगाया, और अगर भुजा पर भी आप निकालोगे तो इतना ही आएगा 4:1, ठीक है।
तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए 4:1 लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा हम लोग लगा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 9 मीटर है, तब परिवृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये देखें कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, अगर हम चित्र को इग्नोर करें, क्योंकि चित्र बार बार बनाएंगे तो यहाँ पर समय जाएगा, तो समय को अगर हम थोड़ा सा बचाते हुए चलें तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? परिवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या आर हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है a/√3। ए मतलब भुजा बटा √3। भुजा किसका होता है? समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पर भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज का, तो हम लोग यहाँ पर आर बराबर लिखें तो 9/√3। ठीक है, तो अगर हम देखें 9/√3 है, इसका परिमेयीकरण करवा दें √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा करके, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 9√3/3। तो 3 त्रिक का 9, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3√3। यानी जो आपका परिवृत्त की त्रिज्या आएगी वो आएगी 3√3, और ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा था परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गया? 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए लिखा है 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा 3√3 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर है, तो ये भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो 3√3 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक कर देंगे और आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाएंगे। और अगर इसका हम चित्र बनाते तो चित्र कुछ इसी तरीके से बनाते। यहाँ पर ऐसे हम समबाहु त्रिभुज खींचेंगे और ये इसके चारों तरफ हम लोग यहाँ पर वृत्त बना देंगे, इसका शीर्ष ऐसे स्पर्श करता रहेगा। तो ये हो गया ओ, यहाँ से ये त्रिज्या, यही त्रिज्या हमसे पूछ रहा था, इस त्रिज्या का मान आ गया 3√3। अगर क्षेत्रफल पूछता तो πr² से क्षेत्रफल भी निकाल देते। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के मध्य का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए हमसे मतलब दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, उसके बाद पूछ क्या रहा है? अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच का जो एरिया है वही हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका एरिया निकाल देते हैं। सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज ऐसे खींच देते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम इसका अंतःवृत्त बनाए तो ये रहा इसका अंतःवृत्त, और अगर हम इसका परिवृत्त बनाए तो परिवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये परिवृत्त हो गया। ठीक है, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच में जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को कैसे निकालोगे? तो इस वाले एरिया को निकालने का तरीका ये है कि आप पहले परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। परिवृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, जो आएगा वो परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको कैपिटल आर मानते हैं, इसको अगर हम कैपिटल आर मान लें समझने के लिए, ताकि दोनों में अंतर समझ में आए कि कौन परिवृत्त का है और कौन अंतःवृत्त का है।
तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a/√3। तो यहाँ पर कैपिटल R बराबर a का मान कितना है 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 लिख देंगे, फिर बटा में √3। तो ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिए अभी। r² मतलब होता है 5/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई गुणत्ते 5×5 = 25 और 3 त्रिक का 9। तो ये अंडर में है, तो अंडर में है, स्क्वायर से रूट कट के 3 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर ये आएगा आपका कितना, इधर आ गया, इधर लिख देते हैं, ये आ गया आपका 25π/3। ये क्या आया है आपका, ये आया है परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए जो फार्मूला लगता है r बराबर, वो क्या होता है a/2√3। तो यहाँ पर 2√3 ये होता है आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या का। तो अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालें तो ये हो जाएगा 5/2√3, क्योंकि जो 5 है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है और यहाँ a जो है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया r बराबर 5/2√3। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका एरिया होगा πr²। तो इसका एरिया बराबर पाई, r की वैल्यू कितना है 5/2√3 का स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुणते 5×5 = 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणते यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 4 तिहाई 12, यानी ये एरिया कितना आ गया 25π/12। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में। चूंकि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम लोग वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो बीच का क्षेत्रफल हमने बताया कि यहाँ पर परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर हम बीच का क्षेत्रफल निकालें, बीच का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 25π/3 माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है 25π/12। इसमें से कामन क्या है, आपका कामन है 25π। तो दोनों में से अगर हम 25π को कामन ले लेते हैं, 25π को, तो यहाँ पर बचेगा 1/3 माइनस 1/12। यहाँ हो जाएगा 25π, ये हो गया 12, 3 चौक 12 और 12 एकम 12। तो ये हो जाएगा 25π गुणत्ते 4 में से गया 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी ये आ गया आपका कितना, कुल मिला जुलाकर 25π/4। तो हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया 25π/4। तो जो हमारा उत्तर है वो आपका पाई में नहीं दिया है, तो पाई का मान कितना रखोगे आप 22/7। तो 25/4 गुणत्ते 22/7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको काट देंगे तो 11/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 25 एकम 25। इसको अगर हम यहाँ पर हल करें तो 25 एकम कितना हो जाएगा 25, 25 एकम 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 7 दूना 14। तो 14 से अगर हम लोग भाग करें इसमें तो क्या हो जाएगा 14 एकम 14। देखिए 14 से अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7, 5 में 14 एकम 14। तो यहाँ पर कितना बचेगा 13। आप जानते हो यहाँ पर 14 नवैया कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो 14 नवैया कर देते हैं 126। तो कुल मिला जुलाकर कितना आएगा 19 दशमलव कुछ पॉइंट आएगा। जबकि हमारा जो उत्तर है उसमें हम देख रहे हैं किसी में भी 19 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखे हैं। 22/7 रखने पर भी हमारा जो उत्तर है वो किसी से मैच नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। हमने पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पूरी तरीके से चीज़ें निकाल कर समझा दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकाल ली, परिवृत्त की त्रिज्या भी निकाल ली, इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक है। यहाँ पर हमने बीच का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था परिवृत्त के मध्य का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर परिवृत्त का क्षेत्रफल 25π/3 माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 25π/12 यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में 25π कॉमन था, 25π कॉमन ले लिए, बचा 1/3 माइनस 1/12, ल से ले लिए 3 चौक 12, 12 कम 12, 3 चौक 12 हो गया, यानी 25π/4 ये हमारा फाइनल उत्तर आया। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पाई का मान 22/7 रख के कन्वर्ट करना चाहा सही बटा में। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 11 का अगर हम यहाँ पर गुणा कराएं तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27 और 2 सत्ते 14, 14 से देखिए भाग किए, 14 दूना 28 होना चाहिए, तो यहाँ पर 27 ही है, तो 14 एक कम 14, बचा कितना 13 बच गया, 5 लिख दिए 135 हो गया, तो 14 नवैया होता है 126, तो यहाँ पर 126 लिख दिए। तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यानी ये 9 सही। अगर हम देखें तो 19 सही यहाँ पर, या ऐसे कर सकते हैं 9 सही 19/14, 14 नवैया 126 हो जाएगा, और 126 नहीं, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 भाग में है, यहाँ पर हम लोग, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये हमारी भुजा ए है, यहाँ पर 9 बचा है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भुजा है, तो ठीक है इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो, इस वजह से यहाँ पर हम ए और 9 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमको 275 देखना है तो 14 दूना 28 होता था, नहीं गया, तो यहाँ पर देखिए 14 नवैया 126 हो गया, तो 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पर 2, 2 में से 2 गया कट्टम पिट्टम, यहाँ पर भी कट्टम पिट्टम। तो अगर हम देखें इसको आप क्या लिख सकते हो, 19 सही 9/14, ठीक है 19 सही 9/14 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो किसी में भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं उत्तर चूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए अब एक नई आकृति आपको शुरुआत में मिल रही है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ से सवाल बदलता है, सवाल बदलता है, आकृति बदलती है, तो इसके नियम कानून भी बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आया है समचतुर्भुज का, तो आपको समझाते हैं कि समचतुर्भुज एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज। समचतुर्भुज एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसमें उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, आपका समचतुर्भुज कहलाता है। इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। अगर इसकी भुजा ए माने तो ये भी आपका ए ही होगा। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर तो नहीं होते हैं लेकिन ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, समद्विभाजित नहीं करते। समद्विभाजित का मतलब ये हो जाएगा बराबर भागों में ये बांट जाते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर भागों में नहीं होगा, यहाँ पर जहाँ से काटेंगे
ये कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लें यहाँ पर बिंदु O है तो ये आपस में भले ही बराबर ना हो, लेकिन जितना आपका O से A होगा उतना ही O से C होगा, जितना ही O से D होगा उतना ही O से B होगा, और इन दोनों का यानी विकर्ण AC और विकर्ण BD का जो मध्य बिंदु होगा या जो कटान बिंदु होगा वो एक ही पॉइंट पर होगा, जैसे यहाँ पर है O पर। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब इसके फार्मूले पर चलते, तो देखिए अगर हम इसके परिमाप की बात करें, परिमाप, तो परिमाप इसमें क्या होगा, 4 गुणित भुजा, जैसे वर्ग का परिमाप होता है सेम टू सेम इसका भी परिमाप वही होता है, 4 गुणित भुजा, तो 4a लिख देंगे। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अगर हम बात करें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका यहाँ पर 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर विकर्ण को हमने D1 से दर्शाया, दूसरे वाले विकर्ण को D2 से दर्शाया। इतनी बात समझ में आई आपको। यानी जैसे हम मान लेते हैं AC हमारे पास पहला विकर्ण है, इसकी पूरी लंबाई को D1 से दर्शा दिया, BD हमारे पास दूसरा विकर्ण है तो इसकी पूरी लंबाई को D2 से दर्शा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दो फार्मूले पता है तो आप समचतुर्भुज का 90% सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए परिमाप दिया है, तो परिमाप जानते हो आप 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित भुजा बराबर दिया है यहाँ पर 100, तो भुजा क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो भुजा हो जाएगा 4 25 100, यानी इसकी भुजा कितनी हो गई, इसकी भुजा हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण कितना दिया है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो D1 बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 40 सेंटीमीटर दिया है तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो AC है ये कितने का है, 40 का है, तो 40 दो भागों में बटेगा, 20 इधर हो जाएगा 20 इधर हो जाएगा। अब भुजा कितना दिया है, तो भुजा दिया है यहाँ पर 25। ठीक है, जब भुजा 25 दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमको दूसरा विकर्ण पता करना होगा। तो दूसरा विकर्ण पता करने का मतलब क्या है, दूसरा विकर्ण पता करने का मतलब ये है कि हमको BD का मान पता होना चाहिए। तो BD का मान कैसे पता होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो AOB एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये मान लेते हैं लंब है, तो जो OB है OB आपका आधार होगा। तो अगर हम आधार बराबर निकालें तो फार्मूला होता है पाइथागोरस के प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, का आधार बराबर कर्ण कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है आपका, लंब है यहाँ पर 20, तो 20 का स्क्वायर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400। तो 625 को 400 में घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 225, और 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है। तो मतलब इसका जो आधार आया वो कितना आ गया 15। इसका मतलब ये है कि ये वाली भुजा 15 है तो ये वाली भी भुजा कितनी होगी 15 होगी, मतलब जो BD होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 इधर 15 इधर, कितना हो गया 30 हो गया। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण की लंबाई दिया है 40, 40 रख दीजिए, फिर गुणित दूसरा विकर्ण अभी अभी हमने प्राप्त किया ये 15 है, तो ये भी कितना होगा 15 होगा, क्योंकि नियम के अनुसार हमने यही आपको बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण भले ही एक दूसरे के बराबर ना हो
बट एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में ये बांटते हैं। ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15, तो 15 और 15 कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30। अब 2 से अगर हम 40 को काटे तो ये हो जाएगा 20, और 20 का गुणा 30 में कराएंगे तो 600 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 600। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए 600 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं समचतुर्भुज आपको समझ में आया होगा। समचतुर्भुज क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका परिमाप कैसे निकलता है, दोनों हमने आपको बढ़िया तरीके से समझाया, फार्मूला भी समझाया, तब जाकर यहाँ पर ये क्वेश्चन लगवाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समचतुर्भुज पर आधारित कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? यानी हमसे पूछ रहा है कि अगर क्षेत्रफल है दिया है, पहला विकर्ण दिया है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, और यहाँ पर उसका मान दिया है 144, जिसमें पहला विकर्ण यानी D1 की लंबाई दिया हुआ है। तो D1 की लंबाई है 18 और D2 आपसे पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको फार्मूले में बैठा दिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, और ये बराबर कितना दिया था 144। इसमें पहला विकर्ण दिया है 18 सेंटीमीटर, दूसरा हमसे पूछ रहा है तो दूसरा हमने D2 रख दिया और पहले की जगह 18 रख दिया। तो अगर आप देखो तो 2 9 ये हो जाएगा 18 और 9 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 9 144 होता है। इसका मतलब ये है कि D2 बराबर कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 16 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लगा देते हैं और इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हमने लगा दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, और ये दिया है 216 के बराबर। यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 216 है। उसके बाद इसमें दिया है एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1/2 गुणित पहला विकर्ण मान लेते हैं 24 दिया है, दूसरा हमसे पूछ रहा है और हम दूसरा यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर सवाल पर चलेंगे कि सवाल आगे क्या कहा है। ठीक है, तो पहले दूसरा वाला विकर्ण निकालते हैं। 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 और कितना बच जाएगा 9, तो 12 8 96। यानी जो दूसरा विकर्ण है वो आ गया आपका 18 सेंटीमीटर, और पहला विकर्ण आपका कितना दिया था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 18 ही तो आएगा ना, 18 12 8 96, 12 कम 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो D2 का मान हो गया 18 सेंटीमीटर और D1 का मान दिया था 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है उस समचतुर्भुज का परिमाप। तो देखिए समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। परिमाप क्या होता है आपका 4 गुणित भुजा। अब यहाँ पर तो भुजा पता नहीं है, तो जब भुजा नहीं पता है तो हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे, आकृति को बनाकर। देखिए अगर हम ऐसे आकृति बनाएं एक समचतुर्भुज की, तो इस समचतुर्भुज में आप देखो मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसकी भुजा A मानोगे तो चारों भुजा A ही होगा,
क्योंकि समचतुर्भुज तो वही चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसके विकर्ण को ऐसे मिला दें तो विकर्ण इसके भले बराबर नहीं होते हैं, परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब हमने आपको बताया कि यहाँ पर मान लेते हैं जो विकर्ण होंगे वो बराबर बराबर एक दूसरे में बट जाएंगे। जैसे अगर हम मान लें AC को मान लें पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण है आपका 24, तो 24 दो भागों में बटेगा, एक AO 12 हो जाएगा, O से लेकर C तक भी 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा विकर्ण अगर हम मान लेते हैं BD, तो BD हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 9, क्योंकि 18 है तो 9 और 9 में बट जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, एक त्रिभुज काउंट करो, ये वाला, इसका नाम है AOB। आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि यही वाला त्रिभुज लीजिए, यहाँ का भी त्रिभुज लो, यहाँ का कहीं का भी लो, मान वही आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और कर्ण हमसे पूछ रहा है क्योंकि कर्ण ही हमारा समचतुर्भुज का भुजा है। यहाँ पर अगर हम इसको लंब मानते हैं तो यह आधार हो जाएगा। तो आप जानते हो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमारे समचतुर्भुज की भुजा है, आधार है 9 तो 9 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 12 का स्क्वायर 144। इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, उसके बाद यहाँ पर 8 4 12 1 1 2, 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। इसका मतलब ये है कि इसकी जो भुजा है वो है 15 सेंटीमीटर की। तो इसका परिमाप कितना होगा, 4 गुणित भुजा तो 4 गुणित 15, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी भुजा की जो हमारा समचतुर्भुज है उसका परिमाप कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 60 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो विकर्ण हैं, एक की लंबाई है D1, एक की लंबाई है D2, ठीक है। एक चतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण हैं, एक की लंबाई को D1 और दूसरे की लंबाई को D2 मान लेते हैं। जहां पर हम ये मान कर चलते हैं कि जो D1 वाला है ये बड़ा विकर्ण है और D2 वाला क्या है छोटा विकर्ण है। यानी जो D1 है वो बड़ा है किससे D2 से, ऐसा हम मान कर चलते हैं शुरू में ही, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं कि हमारा जो D1 है यानी जो पहला विकर्ण है वो 10 है। अब आप कहोगे सर 10 क्यों मानते हो आप देखो ये जो सवाल है ये प्रतिशत का है, क्योंकि इसमें देखिए 80% लगा है और प्रतिशतता में आप यक्स मानने की बजाय 10 100 ऐसे मान के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पर 10 इसलिए माने ताकि मान ज़्यादा बढ़े ना और आपका सवाल भी हल हो जाए। हालांकि अगर हम मानना चाहें तो 100 भी मान सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिशत के सवाल होते हैं वो अक्सर 100 मानकर ही हल किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रतिशत लगा है, इस वजह से हमने यहाँ पर 100 मानना उचित समझा। और 100 से छोटा 10 होता है तो हम देखें कि अगर 10 पर हमारा काम हो जा रहा है तो क्यों हम 100 मानने जाएं। तो यहाँ पर हम 10 मान लिए हैं। अब जो दूसरा विकर्ण है इसमें कहा है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80%, दूसरा विकर्ण क्या है 10 है, इसकी लंबाई का 80% निकालेंगे तो 80% का मतलब होता है बटा 100। इसका मतलब ये है कि अगर 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट दें तो ये हो जाएगा 8। यानी जो पहला विकर्ण है वो बड़ा है और दूसरा विकर्ण क्या है छोटा है।
इसमें कह रहा है कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पहला विकर्ण 10, दूसरा विकर्ण 8। 2 से 8 को काटेंगे 4 बिरिया में, 10 चौक हो जाएगा 40, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो है 40। उसके बाद कह रहा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बड़े विकर्ण के वर्ग का, तो बड़ा विकर्ण क्या है 100 है, तो 100 के वर्ग का कितना गुना है। तो हम मान लेंगे 100 के वर्ग का यक्स गुना कौन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमसे इस यक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 100 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 गुणित यक्स बराबर 40। तो यहाँ पर 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। इसका मतलब ये है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो बड़े विकर्ण का 2/5 गुना है। कितना गुना है, 2/5 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2/5 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। तो बड़े विकर्ण के वर्ग का 2/5 गुना कौन है, आपका यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में 2 गुना है, तो उसके बृहत्तर विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। बृहत्तर विकर्ण की लंबाई का मतलब ये होता है कि बड़े विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि इसका जो पहला विकर्ण होगा वो यक्स होगा, हमें नहीं पता तो हम यक्स मान लेते हैं। जो दूसरा विकर्ण है वो पहले वाले विकर्ण का 2 गुना है, तो इसको हमने मान दिया 2x। अब अगर हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, यहाँ पे लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण है यक्स, दूसरा विकर्ण है 2x। 2 से 2 खत्म, यक्स का यक्स में गुणा करवा देंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें यक्स मानकर, तो यहाँ पर आ गया यक्स स्क्वायर। अब ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जबकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया कितना है 256। तो जो यक्स स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा 256 के। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल में 256। 256 किसका वर्ग होता है 16 का, यानी यक्स की वैल्यू कितना आ गया 16। इसका मतलब ये है कि जो पहला विकर्ण है वो 16 है और जो दूसरा विकर्ण है वो कितना हो जाएगा 2 गुणित 16 यानी 32। तो हमसे पूछ रहा था बड़े विकर्ण की लंबाई, तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी 32, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यहाँ पर भी इसको सेंटीमीटर में ही लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि जो बड़े विकर्ण की लंबाई आया वो कितना आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी 32 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो ये सवाल हम सॉल्व करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें हमने आपको समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, इससे रिलेटेड पहले तो फार्मूला समझाया, उसके बाद फिर हमने आपको क्वेश्चन लगवा के समझाया कि इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपीएसआई या यूपीपी में किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग आपका ये पढ़ेंगे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, यानी 3D आकृति पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पूरा तरीके से मेंसुरेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी जो आकृति बची है, जैसे अभी हम आपको पढ़ाएंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है।
समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। उसके बाद आपका गोला, अभी शंकु, बेलन, ये सारी चीज़ें बची हैं, इसको भी हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।